Hello everyone. In last video we have discussed about the space complexity with the help of a two program जिसमें हमने ये बताया था कि उस पर्टिकुलर दोनों प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो, देन उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज हैज इंक्लूड stdio.h। सी में एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जहां पे इंट मेन है और मेन के अंदर आपके पास में इंट में एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल, एक c है, एक z है। मतलब आपके पास जो मेमोरी बन रही है, मतलब मेन मेमोरी में जो स्पेस बनेगा रन टाइम पे वो a वेरिएबल के लिए क्रिएट होगा, p के लिए होगा, c के लिए होगा, देन z के लिए होगा। a में 12 है, b में 15 है और C में आपके पास में 10 है और जो भी इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो आपका Z में स्टोर्ड होगा। तो 25 प्लस 12 37, तो ये Z में रिजल्ट आपका स्टोर होगा और फाइनली जो रिजल्ट आप प्रिंट करेंगे वो आपका Z में होगा। तो यदि एक वेरिएबल को स्टोर करने में लेट सपोज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लग रही है, तो हमारे पास में कितने वेरिएबल्स हो गए इस पर्टिकुलर केस में? टोटल 4 वेरिएबल्स। So 4 plus 4 plus 4 plus 4 टोटल 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, नाउ अब यहां पर आप एक चीज फोकस करिए। यदि वेरिएबल्स आपके इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल 16 बाइट्स की जगह 20 बाइट्स होता, 100 बाइट होता, 1000 बाइट्स ऑफ मेमोरी होता, सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। 16 और 20 इज अ कांस्टेंट टर्म। यदि कांस्टेंट है इट मींस it takes the constant space time complexity। तो constant space time complexity means order of 1। so इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेन मेमोरी में आपका कितना टाइम लेगा? ऑर्डर ऑफ 1। और भी एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे मैं आता हूं जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन अ रिकर्सिव मेथड एंड सेकेंड एग्जांपल इज बेस्ड ऑन अ आइटरेटिव मेथड। तो फैक्टोरियल का पहले अपन आइटरेटिव मेथड सॉल्व करते हैं, देन रिकर्सिव पे आते हैं, तो थोड़ा सा आप और समझ पाएंगे। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेसिक सिंपल कोड ऑफ फैक्टोरियल। आइटरेशन है, आइटरेशन है मींस यहाँ पे लूप आप देख रहे हैं, ये लूप आपका n टाइम्स तक चल रहा है और इस लूप के अंदर आपने एक स्टेटमेंट को कॉल की है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई i। इट मींस आप यदि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज अ 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल टोटल हो जाएगा आपका 120। यू वांट 120 इज द रिजल्ट। मतलब जब आप फैक्ट को रिटर्न करेंगे तो फैक्ट में वैल्यू कितनी आएगी? 120। नाउ कम्स टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यहां पे आप सबसे पहली लाइन में फोकस करेंगे तो आपके पास में एक इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। The variable name is fact. So fact is an integer type of variable. Integer, let us assume 2 बाइट या 4 बाइट्स एज्यूम करेगा तो 4 बाइट की अपन बात करेंगे। तो fact आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इंटीजर टाइप वेरिएबल को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो fact में आपके पास में 1 है, तो ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी तो आपकी लग गई। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं? अब यदि आप देखें तो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप फैक्टोरियल किसका निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लूप आपका कितने टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब हम डिपेंड कर रहे हैं किस पर? n पर। मतलब ये लूप जितना ग्रो करेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? यदि इंटीजर टाइप का ही है हमारे पास में, तो इंटीजर टाइप के केस में आपने इंट में एक क्या ले रखा है? i, तो i वेरिएबल हो गया, वो भी 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, n एक वेरिएबल है आपके पास में, वो भी आपका 4 बाइट्स लेगा। तो टोटल 4 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास में? 12 बाइट्स। प्लस जो रिटर्न कर रहा है फैक्ट वो ऑक्सिलरी स्पेस लेगा, तो ऑक्सिलरी स्पेस इज अगेन 4 बाइट्स। तो टोटल कितने बाइट्स हो गए? 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी। बट यदि आप देखें तो ये n पे डिपेंड करेगा, मतलब n जैसे जैसे ग्रो करेगा फैक्ट आपका वैसे वैसे आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो n है ये भी इस केस में आपका कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5, यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 10, तो वो डिपेंड करेगा आपके 5 और 10, मतलब वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसके लिए आप निकाले 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 5 के लिए आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, या 10 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो यहां पर जो आपके पास में n वाली सिचुएशन है वो नहीं है। n वाली सिचुएशन कब होती?
जब वो कांस्टेंट नंबर नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता, बट हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो वो एक आपका ये कह लो कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा। दैट्स व्हाई हम ये बोल रहे हैं द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस आइटरेटिव मेथड इज ऑर्डर ऑफ 1। बट यदि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो आइटरेटिव और रिकर्सिव में डेफिनेटली आइटरेटिव मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी, बट रिकर्सिव के केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। तो दिस इज अ आइटरेटिव मेथड। नाउ कम टू द रिकर्सिव मेथड। जब हम रिकर्सिव मेथड की बात करते हैं, इट मींस रिकर्जन, अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज अ रिकर्जन। तो रिकर्जन के लिए आपके पास में एक बेस कंडीशन होती है। सो दिस इज माय बेस कंडीशन वेयर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो रिटर्न कर दूंगा मैं 1, दिस इज अ बेस कंडीशन। और यदि एल्स वाले पार्ट में आए तो एल्स वाले पार्ट में हम रिटर्न करेंगे n इनटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, इसको हम रिटर्न करते जाएंगे, मतलब फैक्टोरियल निकालेंगे। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5। यदि 5 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो ये किस तरह से ग्रो करेगा आपका, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे 5 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएंगे। एल्स स्टेटमेंट में जैसे ही आए तो यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे क्या, 5 इंटू फैक्ट 5 माइनस 1 विच इज अ 4। सो 5 माइनस 1 कितना हो गया आपका 4। सो फैक्ट 4 कॉल होगा तो 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नो, कंडीशन अगेन फॉल्स। अगेन फॉल्स तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3 कॉल होगा। देन अगेन 3 इंटू फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 2। देन 2 इंटू फैक्ट ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1। नाउ 1 जैसे ही कॉल होगा तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न होगा आपका 1। तो फाइनली आप 1 रिटर्न करेंगे यहां से, तो सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 1। सो 2 इंटू 1 कितना मिल जाएगा 2। जो रिजल्ट आएगा फैक्ट 2 का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। जो रिजल्ट आएगा वो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 120। सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। बट जब भी आप इन फंक्शंस को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो ये जो आपका फैक्ट है वो एक मेमोरी एरिया में स्टोर होता जा रहा है। मतलब सबसे पहले आपने कॉल किया फैक्ट 5 को, देन फैक्ट 4 को, देन फैक्ट 3 को, देन फैक्ट 2 को, देन फैक्ट 1 को। तो ये आपका एक मेमोरी एरिया ले रहा है। दिस मेमोरी एरिया इज कॉल्ड एज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो यदि मेमोरी ले रहा है तो एक एरिया बन रहा है, और वो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टैक का, उस पर्टिकुलर मेमोरी का साइज किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने बार वो कॉल हो रहा है। तो यदि n नंबर ऑफ टाइम्स यदि कोई पर्टिकुलर फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट वी कैन से दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकर्सिव फैक्टोरियल मेथड इज ऑर्डर ऑफ n। सो आइटरेटिव में ऑर्डर ऑफ 1, रिकर्सिव में ऑर्डर ऑफ n. So this is all about the space complexity of this particular program. Thank you so much.